हेलो स्टूडेंट्स, मैं माधव मिश्रा सृजन परिवार की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th के लाइफ प्रोसेस चैप्टर का जो टॉपिक चल रहा है न्यूट्रिशन, उसमें आज हम लोग एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, जिसमें हम लोगों ने न्यूट्रिशन में इसके पहले वाले क्लास में न्यूट्रिशन इन अमीबा पढ़ा है। आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग जो टॉपिक है हम लोग इसको दो पार्ट्स में करके पढ़ेंगे, जिसमें आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम की वर्किंग, यानी ये कैसे प्रोसेस करता है। तो आज के क्लास में हम लोग ह्यूमन बीइंग के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स हैं और क्या फंक्शनिंग है, ये हम लोग आज के क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग। ये आपके सामने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का यूकेलिड डायग्राम बना हुआ है। बेसिकली अगर हम लोग देखें तो हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। एक्चुअली ये डाइजेस्टिव सिस्टम ये शो क्या कर रहा है, ह्यूमन बीइंग में न्यूट्रिशन को शो कर रहा है। जैसे प्लांट और अदर एनिमल्स न्यूट्रिशन शो करते हैं, ह्यूमन बीइंग भी न्यूट्रिशन शो करता है। अब न्यूट्रिशन प्रोसेस को शो करने के लिए या यूकेलिड न्यूट्रिशन प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए ह्यूमन बीइंग में एक स्पेसिफिक ऑर्गन सिस्टम पाया जाता है। इस ऑर्गन सिस्टम को कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। ये ऑर्गन सिस्टम कई ऑर्गन्स से मिलके बना हुआ है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम का एक डायग्राम आपके सामने हमने बनाया हुआ है। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम अगर देखें तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट होता है माउथ से और ये एंड होता है एनस पे। तो पहले डायग्राम में हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम के जो भी डिफरेंट पार्ट्स हैं, ऑर्गन्स हैं, उनको पहले हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कौन कौन से पार्ट्स हैं, ऑर्गन्स हैं, और फिर इनके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। तो चलिए आते हैं डायग्राम पे। अगर आप डायग्राम को देखें तो सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, माउथ से स्टार्ट हो रहा है। तो ये रहा माउथ। डाइजेस्टिव सिस्टम में माउथ ये ओपनिंग है जो कि हेड रीजन में पाया जाता है, ये फ्रंट सरफेस पे। इसमें अगर आप देखें तो माउथ एक कैविटी के अंदर, ये देखिए एक कैविटी है, एक कैविटी के अंदर ओपन होता है। इस कैविटी को कहते हैं ओरल कैविटी। ओरल कैविटी। और इसी ओरल कैविटी के जस्ट नीचे पाया जाता है पेयर ऑफ ग्लैंड्स पाए जाते हैं। पेयर्स में ग्लैंड होते हैं। ये जो ग्लैंड्स के पेयर हैं, एक्चुअली ये क्या होता है, ये सैलिवरी ग्लैंड होता है। सैलिवरी ग्लैंड। इसके अलावा और आगे बढ़ें तो एक कॉमन पॉइंट ये आपको दिख रहा होगा कि ओरल कैविटी जाके एक ट्यूब लाइक, डक्ट लाइक स्ट्रक्चर में ओपन होता है और वो डक्ट ये अपवर्ड एक और डक्ट में ओपन है। एक्चुअली ये डक्ट क्या होता है, ये नजल कैविटी में जाके ये ओपन होता है। यहाँ पे दोनों डक्ट जहाँ पे मिल रहे हैं, ये जो कॉमन पॉइंट है, एक छोटा सा स्पेशियस कैविटी है जिसको हम लोग कहते हैं फेरिंग्स। इसको नाम देते हैं फेरिंग्स। फिर इसके बाद ये फेरिंग्स यानी माउथ ओपन होता है कहाँ, ओरल कैविटी में। ओरल कैविटी ओपन हो रहा है एक कॉमन कैविटी में जिसको कहते हैं फेरिंग्स। कॉमन कैविटी इसलिए कहा क्योंकि ये जो फूड पाइप है और जो विंड पाइप होता है, ये दोनों इसी कैविटी में, ये उनके लिए कॉमन कैविटी है, दोनों इसमें खुलते हैं।
इसके बाद ये फायरिंग से देखिए एक डक्ट, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर डाउनवर्ड आया हुआ है। ये इस डक्ट लाइक या ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को ही कहते हैं फूड पाइप। ये है फूड पाइप। फूड पाइप को एक और भी नेम देते हैं, वो है ओइसोफेगस। तो एग्जाम में आपको दोनों में से कोई भी नाम दिया जा सकता है, इसी को फूड पाइप कहते हैं या ओइसोफेगस कहते हैं। इसके अलावा ये ओइसोफेगस जो डक्ट लाइक स्ट्रक्चर देखिए, ये नीचे आके एक ऑर्गन में ओपन होता है। ये जो ऑर्गन है इसको कहते हैं स्टमक। स्टमक अगेन स्टमक देखिए, ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में ओपन हो रहा है। यहाँ पे एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जिसमें एक ट्यूब है वाइड ट्यूब, ये दिखाई पड़ रहा है, और इसके अंदर एक जो है नैरो ट्यूब है। ये जो वाइड ट्यूब दिखाई पड़ रहा है आपको, इस वाइड ट्यूब को कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन। और ये जो नैरो ट्यूब है इसको कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये जो स्टमक है सबसे पहले ओपन होता है इस स्मॉल इंटेस्टाइन में, और अगेन ये स्मॉल इंटेस्टाइन आके ये कहाँ पे मिलता है, लार्ज इंटेस्टाइन में आके ओपन होता है। फिर ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसमें एक इसके एंड पे एक कैविटी, टेम्पररी एक कैविटी है जिसमें टेम्पररी वेस्ट मटेरियल्स का स्टोरेज होता है, पाया जाता है। इस कैविटी को कहते हैं रेक्टम। इस कैविटी का नाम है रेक्टम। और अगेन रेक्टम जो है एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में ओपन होता है, जिस ओपनिंग के थ्रू ये बॉडी से बाहर खुलता है। ये एक्सटर्नल ओपनिंग है जिसको कहते हैं एनस। स्टार्टिंग में आपने पढ़ा हुआ था कि डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट होता है माउथ से। ये रहा माउथ। माउथ ओरल कैविटी से होते हुए फेरिंग्स, देन स्टमक, देन लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन से होता हुआ रेक्टम, और फिर आके एनस में ओपन होता है, जो कि इसका लास्ट ऑर्गन है। अब इसके बाद आपको कुछ और भी स्ट्रक्चर्स यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं। एक्चुअली डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ साथ कुछ एसेसरी ग्लैंड्स भी होते हैं, जैसे एक ये आपको लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है जिसको कहते हैं पैंक्रियाज। पैंक्रियाज। इसके अलावा आपको यहाँ पे एक ऑर्गन ये दिखाई पड़ रहा है, ये हमारे बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन होता है, लार्जेस्ट ग्लैंड होता है, ये है लीवर। ये हमारे बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड है। और इसी लीवर से जुड़ा हुआ ये देखिए एक ऑर्गन है, इसका नाम है गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर। तो ये अभी हम लोगों ने जो भी डिफरेंट स्ट्रक्चर हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के, उन सभी स्ट्रक्चर्स के केवल नेम समझे कि किस स्ट्रक्चर का, किस ऑर्गन का क्या नाम है। अब हम लोग एक एक ऑर्गन और उसके स्पेसिफिक कैरेक्टर को, क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। आइए देखते हैं हम लोग ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स हैं और इनके क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं या फंक्शन है, उसको देखते हैं। डिफरेंट ऑर्गन्स को डिस्कस करने से पहले एक चीज जरा और देखते हैं। अभी जैसे आपने डाइजेस्टिव सिस्टम को देखा, इसका स्ट्रक्चर देखा। अगर आप डाइजेस्टिव सिस्टम को देखें जो कि माउथ से स्टार्ट हो रहा है और एनस तक, ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर की तरह से, कैनॉल सिस्टम की तरह से है। क्योंकि ये एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है या डक्ट लाइक स्ट्रक्चर है या कैनॉल लाइक स्ट्रक्चर है, इसलिए इस पूरे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को, पूरे ट्यूबुलर डाइजेस्टिव स्ट्रक्चर को एक नेम दिया जाता है, वो है एलिमेंट्री कैनॉल। इसको एलिमेंट्री कैनॉल कहते हैं। यानी ये जो पूरा का पूरा डाइजेस्टिव कैनॉल है, ट्यूब है, इसको एलिमेंट्री कैनॉल भी कहा जाता है।
अगर इस पूरे एलिमेंट्री कैनाल के लेंथ की बात करें तो इसका जो लेंथ है ये लगभग 9 मीटर का होता है। यानी पूरा एलिमेंट्री कैनाल माउथ से लेके एनस तक ये अप्रोक्सीमेटली 9 मीटर का होता है, यानी इसकी लेंथ है। अब आइए एक एक ऑर्गन को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो है ऑर्गन है माउथ। फर्स्ट ऑर्गन है माउथ। माउथ एक ओपनिंग है जहां से डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट होता है, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, डाइजेस्टिव सिस्टम यही माउथ से स्टार्ट होता है। और अगेन इस माउथ के अंदर, यानी ये ओपनिंग हो गया माउथ या ओरल ओपनिंग, और ये माउथ एक कैविटी में ओपन होता है जिस कैविटी को कहते हैं ओरल कैविटी। माउथ एक कैविटी में ओपन होता है जिसको ओरल कैविटी कहते हैं। अब ये जो ओरल कैविटी है इसमें दो इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स पाए जाते हैं। वो दोनों इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं टिथ और टंग। यानी इसी माउथ के अंदर टिथ और टंग पाए जाते हैं। टिथ का फंक्शन क्या होता है? च्यूइंग ऑफ फूड। फूड को क्या करता है? च्यूइंग करता है। यानी फूड का यूं कह सकते हैं कि टिथ फूड का फिजिकल डाइजेशन करता है, यानी फूड पार्टिकल को और भी स्मॉलर पार्टिकल्स में तोड़ता है बाय च्यूइंग, बाय क्रशिंग। और जो टंग है इसका काम होता है सलाइवा को मिक्स करना। एक्चुअली इसी माउथ या यूं ओरल कैविटी के नीचे पेयर ऑफ ग्लैंड पाए जाते हैं जिनको कहते हैं सैलिवरी ग्लैंड। ये ग्लैंड सलाइवा का फॉर्मेशन करते हैं और इस सलाइवा को फूड में मिक्स करने का काम कौन करता है? टंग करता है। तो ये दोनों भी डाइजेशन में हेल्प करते हैं। अगेन माउथ के आगे हम लोग बढ़ते हैं तो ये माउथ ओपन होता है फेरिंग्स में, यानी जो सेकंड ऑर्गन है वो है फेरिंग्स। ये फेरिंग्स एक कॉमन स्पेशियस कैविटी है जिसमें फेरिंग्स में ये रेस्पिरेटरी ट्यूब जो आ रहा है वो और ओरल कैविटी ये दोनों जाके इसी फेरिंग्स में मिलते हैं। ये दोनों के लिए कॉमन कैविटी की तरह से काम करता है। फेरिंग्स के बाद नेक्स्ट जो ऑर्गन है वो है ओइसोफेगस। ओइसोफेगस या इसी ओइसोफेगस को एक और नाम देते हैं हम लोग फूड पाइप। चूंकि इस पाइप, इस ट्यूब के थ्रू फूड का मूवमेंट होता है इसलिए उस ओइसोफेगस को फूड पाइप भी कहते हैं। अब चूंकि यहाँ पे क्या होता है, ये ओइसोफेगस एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है और ये एक खास तरह का मूवमेंट शो करता है। उस मूवमेंट को हम लोग कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, इसको ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट अक्सर एग्जाम्स में पूछता है व्हाट इज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो ये ओइसोफेगस के थ्रू ये एक मूवमेंट शो किया जाता है जिसको कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। अब एक्चुअली ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है? ये जो ओइसोफेगस की वॉल है, ये ओइसोफेगस की वॉल एक्चुअली एक रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन जिसको आप रिलैक्सेशन भी कह सकते हैं। यानी ये क्या करता है? ओइसोफेगस की वॉल कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है, यानी एक्सपेंड करता है। और इस रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन की वजह से ये एक खास तरह का मूवमेंट शो करता है। ये मूवमेंट एक्चुअली करता क्या है? इसी मूवमेंट को कहा जाता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। और ये यहां से स्टार्ट होता है और थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है। पूरे एलिमेंट्री कैनाल में ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट शो करता है। अब इसमें एक्चुअली पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का पर्पस क्या है?
ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो फूड ओरल कैविटी से होते हुए इस ओइसोफेगस में आया है, उस फूड को ये डाउनवर्ड पुश करने का काम करता है। उसके यूनिडायरेक्शनल जो फूड का डायरेक्शन है वो ओरल कैविटी से होते हुए ओइसोफेगस से होते हुए डाउनवर्ड मूवमेंट करता है, यानी एनस तक जाता है। ये जो डाउनवर्ड मूवमेंट है फूड का, इसको क्या करता है, इंश्योर करता है। ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट यानी इसको डाउनवर्ड पुश करता रहता है, जिसकी वजह से फूड कॉन्टिन्यूस मूव भी करता रहता है। तो ये है ओइसोफेगस, एक या यू कह ले फूड पाइप, और ये शो करता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। दूसरी चीज ओइसोफेगस देखिए, ये ओरल कैविटी यानी फेरिंग्स, यू कह ले फेरिंग्स और स्टमक, इन दोनों के बीच में एक लिंक की तरह से काम कर रहा है, और ये फूड को एक पैसेज देता है, एक रास्ता देता है। यानी ओरल कैविटी से निकलने के बाद फूड स्टमक में इस ओइसोफेगस, इस फूड पाइप के थ्रू ही जाता है। तो ये हम लोगों ने पढ़ा माउथ, फेरिंग्स, ओइसोफेगस। चलिए आगे बढ़ते हैं और भी ऑर्गन्स के पास। देखते हैं नेक्स्ट जो ऑर्गन है स्टमक। ओइसोफेगस, आप डायग्राम को देखते जाइए, एक एक ऑर्गन को समझते जाइए। ओइसोफेगस ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर था, ये एक ऑर्गन में ओपन हो रहा है, और ये ऑर्गन का अगर शेप देखें तो ये कैसा है, जे शेप्ड ऑर्गन है। जे शेप्ड ऑर्गन है स्टमक। ओइसोफेगस इस स्टमक में आके ओपन होता है। अब ये जो स्टमक है एक्चुअली ये भी क्या करता है, कॉन्टिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करता है, जिसकी वजह से ओइसोफेगस के थ्रू जो फूड आया स्टमक में, इसको और भी क्या करता है, ये क्रश करने का काम करता है और भी स्मॉलर पार्टिकल्स में तोड़ने का काम करता है। इसके साथ साथ ये जो स्टमक है, स्टमक का एक प्रॉपर्टी है कि ये कुछ डाइजेस्टिव जूस सेक्रेट करता है, ये कुछ एंजाइम सेक्रेट करता है। मेनली ये एसिड एक सेक्रेट करता है, जिस एसिड का नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। ये स्टमक जो है HCl सेक्रेट करता है। सेकंड, ये स्टमक एक एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम जिसको कहते हैं पेप्सिन, पेप्सिन एंजाइम सेक्रेट करता है। इसके अलावा ये स्टमक म्यूकस सेक्रेट करता है। इन टर्म्स को, केवल इंपॉर्टेंट चीजें ये क्या कर रहे हैं, बस वो चीजों को हम लोग समझ रहे हैं। तीन सेक्रीशंस, HCl, पेप्सिन और म्यूकस, ये तीन सेक्रेशन कौन करता है, स्टमक करता है। अभी हम लोग केवल ये क्या सेक्रेट कर रहे हैं इन चीजों को पढ़ रहे हैं। फिर हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट, जब डाइजेशन पूरा प्रोसेस पढ़ेंगे हम लोग, तो वहां पढ़ेंगे इन HCl, पेप्सिन और म्यूकस के क्या फंक्शन है और ये फूड को कैसे डाइजेस्ट करते हैं। तो ये हो गया स्टमक, जो कि जे शेप्ड स्ट्रक्चर है। ये करता क्या है, फूड का डाइजेशन यहाँ भी होता है। और फूड में हम लोग अगर देखें तो मेनली फूड में ये किसका डाइजेशन करता है, तो स्टमक डाइजेशन करता है प्रोटीन का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम्स में पूछता है। तो स्टमक में प्रोटीन का डाइजेशन होता है। इसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट ऑर्गन की तरफ। अब देखिए स्टमक जाके ओपन हो रहा है। ये जो थिन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, यहाँ पे दो तरह के आपको ट्यूबुलर स्ट्रक्चर या डक्ट्स मिलेंगे। एक तो थिन या यूकालिन बहुत ही नैरो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है और हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, और एक जो है वाइड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। वाइड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन और नैरो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। फूड जो है सबसे पहले स्टमक से आता है इस स्मॉल इंटेस्टाइन में, यानी जो नेक्स्ट ऑर्गन है वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन, एक्चुअली ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये इस पूरे एलिमेंट्री कैनाल का, आपने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जो एलिमेंट्री कैनाल है वो लगभग 9 मीटर लेंथ का है, और उस पूरे एलिमेंट्री कैनाल यानी 9 मीटर लेंथ के एलिमेंट्री कैनाल में
अकेला ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये 6.5 मीटर का होता है। एवरेज अगर देखा जाए तो 6.5 मीटर का अकेला ये केवल स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। अब इस छोटे से बॉडी में इतना बड़ा लेंथ का जो ऑर्गन है ये एक्चुअली कैसे होता है, तो ये आप देख सकते हैं क्वाइल्ड फॉर्म में होता है। चूंकि बहुत ही नैरो ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, ये क्वाइल्ड फॉर्म में ये बेली रीजन में ये पड़ा रहता है। ये है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन भी कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स सेक्रीट करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन भी कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स सेक्रीट करता है। इसके अलावा अगर इसकी स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो जो डाइजेशन का प्रोसेस है, डाइजेशन का प्रोसेस इसी स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट होता है। डाइजेशन का प्रोसेस इस स्मॉल इंटेस्टाइन में आने के बाद कंप्लीट होता है और इसके बाद डाइजेशन के बाद जो न्यूट्रिएंट्स हैं उन न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन भी इसी स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। यानी स्मॉल इंटेस्टाइन एक 6.5 मीटर लेंथ का हाईली क्वाइल्ड डक्ट है या यूं कह लें डाइजेस्टिव ऑर्गन है। इस डाइजेस्टिव सिस्टम का एक ऑर्गन है जिसमें जो कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम सेक्रेट करता है जो फूड का डाइजेशन करता है। इसके साथ साथ यही स्मॉल इंटेस्टाइन में ही डाइजेस्टिव जो प्रोसेस है ये कंप्लीट होता है और एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट भी यहीं पे होता है। एब्जॉर्प्शन किसका हो रहा है, तो न्यूट्रिएंट का। यहीं पे न्यूट्रिएंट इसी स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल से ये एब्जॉर्ब होते हैं। जब इन पूरे फंक्शन को पढ़ेंगे तो हम लोग वहां पढ़ेंगे सारी चीजें कि डाइजेस्टिव एंजाइम कौन सा सेक्रेट करता है, ये डाइजेशन का प्रोसेस कैसे कंप्लीट होता है और एब्जॉर्प्शन यानी न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। इससे रिलेटेड एक और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये इतना लंबा होता क्यों, यानी इसकी लेंथ इतनी ज्यादा क्यों होती है, इसका क्या रीजन है, तो ये भी हम लोग प्रोसेस में पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ। आइए देखते हैं नेक्स्ट जो ऑर्गन है डाइजेस्टिव सिस्टम का। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद आता है लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन ओपन होता है लार्ज इंटेस्टाइन में। अब यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या है, तो सबसे पहले एक जो कंफ्यूजन होता है डाइजेशन के बारे में कि लार्ज इंटेस्टाइन में किस न्यूट्रिएंट का बायोमॉलिक्यूल का डाइजेशन होता है, तो ये एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में कोई डाइजेशन नहीं होता है। क्यों नहीं होता, क्योंकि अभी आपने पढ़ा स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। जब स्मॉल इंटेस्टाइन में ही डाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया तो फिर लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेशन का प्रोसेस नहीं होगा। यहाँ पे तब होता क्या है, जब डाइजेशन नहीं हो रहा है तो लार्ज इंटेस्टाइन में फिर क्या प्रोसेस होता है। क्योंकि अभी तक आपने जो भी पढ़ा वो पढ़ा फूड का डाइजेशन, फूड का एब्जॉर्प्शन, लेकिन फूड के साथ साथ हम लोग वाटर भी तो इंटेक करते हैं, वाटर भी ले रहे हैं। ये वाटर का एब्जॉर्प्शन करता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, यानी जो भी हम लोग पानी पीते हैं वो पानी इस लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है। तो ये लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन है। अगेन लार्ज इंटेस्टाइन के एक एंड पे देखिए ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर आपने सुना होगा अपेंडिक्स के बारे में, इसी को कहते हैं अपेंडिक्स। यही अक्सर जो है अपेंडिक्स में कोई प्रॉब्लम हो जाती है या बढ़ जाता है तो बहुत ज्यादा पेन होता है और अक्सर इसको क्या करते हैं, जब इसमें प्रॉब्लम होती है तो ऑपरेशन के थ्रू अपेंडिक्स को निकाल दिया जाता है। तो ये अपेंडिक्स यानी एक एंड है लार्ज इंटेस्टाइन का। और दूसरे एंड पर देखिए लार्ज इंटेस्टाइन के नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है वो है रेक्टम। रेक्टम एक्चुअली रेक्टम का काम क्या है, तो रेक्टम का काम है
कि यहाँ पे जो डाइजेशन के बाद न्यूट्रिएंट तो एब्जॉर्ब हो गए थे स्मॉल इंटेस्टाइन में ही, इसके बाद जो भी फूड और वाटर था, यानी जो यू कह लें अनडाइजेस्टेड या जो वेस्ट मटेरियल थे, वो वेस्ट फूड और वाटर आया लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या हुआ, यहाँ पे वाटर एब्जॉर्ब हुआ। अब इसके बाद जो वेस्ट फूड प्रोडक्ट बच गया, वो वेस्ट फूड प्रोडक्ट का यहाँ पे टेम्पररी स्टोरेज होता है। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो स्टोरेज हो रहा है वो कैसा है, परमानेंट स्टोरेज नहीं है, टेम्पररी स्टोरेज है। टेम्पररी स्टोरेज इन द सेंस कि यहाँ पे रेक्टम में जो फूड है, यानी अनडाइजेस्टेड फूड या कह लीजिए वेस्ट मटेरियल, ये केवल कुछ समय के लिए स्टोर होता है। यहाँ पे इसका काम क्या है, स्टोरेज ऑफ फूड। और लास्ट जो ऑर्गन है इसका, वो है एनस। एक्चुअली ये एनस क्या है, एक ओपनिंग है जो आउटसाइड द बॉडी ये खुलती है, यानी ये रेक्टम एक ओपनिंग के थ्रू बॉडी से बाहर खुलता है। इसी ओपनिंग को कहते हैं क्या, एनस। इस एनस या ओपनिंग का काम क्या है, तो रेक्टम में ये जो वेस्ट प्रोडक्ट का किसका स्टोरेज हुआ था, तो जो वेस्ट मटेरियल था या यू कह ले अनडाइजेस्टेड फूड था या वेस्ट फूड था जिसका हमारे बॉडी में कोई यूज नहीं है, इस वेस्ट मटेरियल को इसी एनस के थ्रू रिमूव आउट किया जाता है। यानी बॉडी से बाहर, टाइम टू टाइम बॉडी से बाहर इसको रिलीज कर दिया जाता है, रिमूव आउट कर दिया जाता है, जिस प्रोसेस को हम लोगों ने पढ़ा हुआ है इजेशन कहते हैं। यानी इजेशन का काम, एक्सक्रीशन का काम इस एनस के थ्रू होता है। तो ये हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम के कुछ ऑर्गन्स पढ़े। इन ऑर्गन्स के अलावा आपको इस फिगर में कुछ ग्लैंड्स भी दिखाई दे रहे हैं, जैसे पैनक्रियाज, लीवर, गॉल ब्लैडर। आइए इन ग्लैंड्स के भी फंक्शन को समझते हैं। एक्चुअली ये ग्लैंड्स भी इन ऑर्गन की तरह से ही इस पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम के एसेसरी पार्ट्स हैं। तो हम लोग देखते हैं अब डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। आइए देखते हैं हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम में जो भी डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, उनके अलावा कुछ जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं। अगर डाइजेस्टिव ग्लैंड की बात करें तो सबसे पहले डाइजेस्टिव ग्लैंड स्टार्ट होता है कहां से, सैलिवरी ग्लैंड से, जो ओरल कैविटी के नीचे पेयर्स में प्रेजेंट होता है। यानी अगर हम फर्स्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड की बात करें तो वो क्या है, सैलिवरी ग्लैंड, जिसके बारे में हम लोगों ने अभी पढ़ा हुआ है। एक्चुअली ये सैलिवरी ग्लैंड क्या करता है, ये सैलिवरी ग्लैंड ये सलाइवा का सेक्रेशन करता है। सलाइवा जिसे हम लोग लार भी कहते हैं, जो कि एक लिक्विड मटेरियल है। और ये सलाइवा है क्या, एक लिक्विड है, एक फ्लूइड है। इस सलाइवा में डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं, जिसमें अगर मेन एंजाइम की बात करें तो वो है सैलिवरी एमाइलेज एंजाइम। इस एमाइलेज एंजाइम का फंक्शन क्या है, ये स्टार्च के डाइजेशन में हेल्प करता है। किसका डाइजेशन, स्टार्च का। यानी ये सैलिवरी ग्लैंड एक फ्लूइड से क्रिएट करता है, सलाइवा, और ये सलाइवा में पाया जाता है एक एंजाइम जिसका नाम है एमाइलेज, जो स्टार्च का डाइजेशन करता है। ये सलाइवा इस ओरल कैविटी या यू कह ले माउथ में ही फूड में मिक्स कर दिया जाता है, और यहीं से स्टार्च का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट कहाँ से होता है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट नोट है, ध्यान रखिएगा। प्रोसेस ऑफ डाइजेशन बिगिंस फ्रॉम, ये कहां से स्टार्ट होता है, माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। इसी माउथ में ही
सैलिवरी ग्लैंड सलाइवा का सेक्रेशन करता है और ये सलाइवा स्टार्च का डाइजेशन माउथ में ही स्टार्ट कर देता है। अब ध्यान ये देना है कि माउथ में स्टार्च का डाइजेशन स्टार्ट होता है, कंप्लीट नहीं होता है। सलाइवा मिक्स कर दिया गया, अब ये फूड आगे बढ़ता है क्योंकि ओरल कैविटी में बहुत ही स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए फूड रुकता है, बहुत ही स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए रहता है, इसलिए इस फूड में स्टार्च का कंप्लीट डाइजेशन नहीं होता है। इसमें सलाइवा मिक्स कर दिया जाता है, फूड आगे बढ़ता रहता है और साथ में कार्बोहाइड्रेट या यूं कह लें इस स्टार्च का डाइजेशन होता है और इसको सिंपल शुगर जैसे कि ग्लूकोज है उसमें तोड़ दिया जाता है। तो ये जो है इंपॉर्टेंट चीज कि डाइजेशन का प्रोसेस कहाँ स्टार्ट हो रहा है, इस माउथ में स्टार्ट हो जाता है। सैलिवरी ग्लैंड के अलावा नेक्स्ट जो ग्लैंड है, एक ग्लैंड जो है पैनक्रियाज। ये जो पैनक्रियाज है ये भी सैलिवरी ग्लैंड की तरह से ये भी एक डाइजेस्टिव जूस सेक्रेट करता है, जिस डाइजेस्टिव जूस को हम लोग कहते हैं पैनक्रियाटिक जूस। इस पैनक्रियाटिक जूस या डाइजेस्टिव जूस में अगर देखें हम लोग तो एक्चुअली ये पैनक्रियाटिक जूस में डिफरेंट एंजाइम्स हैं, कई तरह के एंजाइम्स हैं, जिसमें एक मेन एंजाइम या यूं कहें इसका जो मेन फंक्शन है इस पैनक्रियाटिक जूस का वो है फैट का डाइजेशन। फैट डाइजेशन, ये फैट का डाइजेशन करता है या फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है ये पैनक्रियाटिक जूस। ये पैनक्रियाज डाइजेस्टिव एंजाइम सेक्रेट करता है और इसका जो पैनक्रियाज का डाइजेस्टिव एंजाइम है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में, यहां देखिए ये आके जहां पे स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन से ज्वाइन हो रहा है, इसी स्मॉल इंटेस्टाइन में आके क्या होता है ये जुड़ रहा है पैनक्रियाज। यानी ये जो ग्लैंड्स हैं, ये लीवर हुआ, गॉल ब्लैडर हुआ या पैनक्रियाज हुआ, ये एक डक्ट के थ्रू इस डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ते हैं और वो डक्ट आके कहाँ ये जुड़ रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन के पास। तो पैनक्रियाज पैनक्रियाटिक जूस सेक्रेट करता है। ऐसे ही आइए आगे देखते हैं लीवर कौन सा एंजाइम सेक्रेट कर रहा है। तो लीवर की बात करते हैं। ये जो लीवर है पैनक्रियाज जैसे कि पैनक्रियाटिक जूस सेक्रेट करता है, वैसे ही ये लीवर जो है एक डाइजेस्टिव जूस या डाइजेस्टिव फ्लूइड सेक्रेट करता है जिसको कहते हैं बाइल जूस। बाइल जूस, ये बाइल जूस जो है अगर इसका केमिकल नेचर देखें तो ये अल्कलाइन होता है। बाइल जूस कैसा होता है, अल्कलाइन होता है, यानी बेसिक इन नेचर होता है। और ये बाइल जूस नॉर्मली होता क्या है कि लीवर इसे सेक्रेट करता है, लीवर इसको क्या करता है, सेक्रेट करता है, लेकिन ये लीवर के अंदर स्टोर नहीं होता है। लीवर के साथ जुड़ा हुआ एक ऑर्गन है ये गॉल ब्लैडर, लीवर इसको सेक्रेट करेगा और फिर ये बाइल जूस आ जाता है कहाँ पे, गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर में जो लीवर से जुड़ा हुआ है और यहाँ पे इस गॉल ब्लैडर में इसका टेम्पररी स्टोरेज होता है, यानी इस बाइल जूस को इस गॉल ब्लैडर में टेम्पररी स्टोर किया जाता है और फिर जब जरूरत पड़ती है या यूं कह ले जब भी फूड आता है तो फूड में जैसे पैनक्रियाज का पैनक्रियाटिक जूस इसमें मिक्स कर दिया जाता है, वैसे ही इस गॉल ब्लैडर में स्टोर्ड जो बाइल जूस है ये बाइल जूस को क्या करते हैं, इसमें मिक्स कर देते हैं। ये बाइल जूस पैनक्रियाटिक जूस के साथ साथ मिलके फूड का डाइजेशन करता है, जिसमें ये फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है। ये दोनों ही मिलके बाइल जूस और पैनक्रियाटिक जूस मेनली फैट का डाइजेशन करते हैं। अब यहाँ हम लोग देख रहे हैं ये जो पैनक्रियाज से निकला हुआ पैनक्रियाटिक जूस है, लिवर से निकला हुआ बाइल जूस है, ये दोनों मिक्स कहाँ हो रहे हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में। यानी अगर हम बात करें फैट के डाइजेशन की
कि फैट का डाइजेशन कहाँ हो रहा है, तो फैट का डाइजेशन कहाँ हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है। तो ये हम लोगों ने डिफरेंट ऑर्गन्स और कुछ एसेसरी ग्लैंड्स जो डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट हैं उनका एक इंट्रोडक्शन पढ़ लिया। अब इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट चीज निकल के आई, 3 चीजें, कि स्टार्च का डाइजेशन कहाँ स्टार्ट होता है, माउथ में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, अपने नोट्स में जरूर इसको लिखिएगा। फैट का डाइजेशन कहाँ स्टार्ट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ स्टार्ट होता है, स्टमक में। तो ये 3 चीजें आपको ध्यान रखना है। स्टार्च का डाइजेशन माउथ में स्टार्ट होता है, प्रोटीन स्टमक में, और फैट का डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो ये हम लोगों ने पढ़ा आज डाइजेस्टिव सिस्टम और उसके डिफरेंट ऑर्गन्स और उनका फंक्शन, यानी मेन फंक्शन क्या परफॉर्म करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके ऑर्गन्स, और वो जो मेन फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं एक्चुअली वो मेन फंक्शंस कैसे परफॉर्म करते हैं, यानी प्रोसेस ऑफ डाइजेशन को हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग वीडियोस देखते रहिए। अगर आपने पिछले क्लासेस के वीडियोस नहीं देखे हैं तो एक बार पहले उन वीडियोस को देख लीजिए, तो आपको आगे वाले वीडियोस और भी अच्छे तरीके से समझ में आएंगे। और अगर आपको वीडियोस समझ में आ रहे हैं, आपके लिए अगर ये यूजफुल वीडियोस हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करते रहिए। धन्यवाद।